हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आज के समय में सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट उसका टूल है व्हाट्सएप है। आपने कभी सोचा है कि क्या आपका एक मैसेज आपकी गिरफ्तारी का कारण बन सकता है क्या? गिरफ्तारी जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, अगर आप कोई अपराध करते हैं, आप कोई क्राइम करते हैं तो आपको अरेस्ट किया जाता है। और भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो भारत के संविधान में एक आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में प्रावधान किए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण वहाँ किया गया है। लेकिन क्या हमारा एक मैसेज जो व्हाट्सएप पे किया गया है या हमारे पास आया है वो गिरफ्तारी का कारण हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको लेकर जो केरला हाई कोर्ट है इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया है। आज इसी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप न्यूज़ को देख लीजिए। क्या व्हाट्सएप मैसेज गिरफ्तारी का आधार बन सकता है? ऐसा हो सकता है आपने किसी को मैसेज किया हो और ये गिरफ्तारी का आधार हो सकता है क्या? केरल उच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला NDPS जो हमारा एक्ट है, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, इसको लेकर और डिजिटल संचार की यहाँ पर क्या परिभाषा है, डिजिटल जो कम्युनिकेशन क्या होता है, इस डिजिटल कम्युनिकेशन को भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत छोटी सी बात हमको यहाँ पे समझना ये पड़ेगा कि जब आप भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो भारत के संविधान में एक आर्टिकल दिया गया है और वो आर्टिकल है आपका 22। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ एक आर्टिकल पे चर्चा की गई है और इस आर्टिकल को आप लोग जानते हैं 22 के नाम से। 20 जो सेकंड आर्टिकल है, आर्टिकल 22, यहाँ दो चीजें बात की गई है। एक तो हम लोग बात करते हैं गिरफ्तारी, एक यहाँ पे बात की जाती है गिरफ्तारी कि जो गिरफ्तारी है गिरफ्तारी, और दूसरा यहाँ पे शब्द आता है निरोध। गिरफ्तारी और जो निरोध है इससे संरक्षण दिया गया है। संरक्षण दिए जाने से आशय क्या है? संरक्षण से आशय ये है कि आप किसी भी व्यक्ति को कभी भी ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते और इसी के साथ में जो डिटेंशन है, इस डिटेंशन के प्रावधान भी यहाँ पर वर्णित किए गए। अब पहली चीज तो हमको पता होना चाहिए कि अरेस्ट और डिटेंशन होता क्या है। बेटा समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी आप किसी सामान्य कानून, कोई आपके द्वारा नॉर्मल किसी भी तरीके का क्राइम यहाँ पे किया गया है, नॉर्मल क्राइम आपने यहाँ पे किया है, तो आपको जो हमारे जर्नल लॉज हैं, जर्नल लॉज के अंतर्गत आपको अरेस्ट किया जाएगा। ये किसी भी तरीके की हो सकते हैं, ये सिविल केसेस हो सकते हैं, ये क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं, जो भी लॉज हैं उन लॉज के अकॉर्डिंग आपको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि आपके द्वारा कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी की जाती है, एंटी नेशनल एक्टिविटी आप कर रहे हैं या ऐसी किसी प्रैक्टिस का हिस्सा आप हो सकते हैं, तो आपको डिटेंट किया जाता है। ठीक है, आपका निरोध किया जाता है। ये दो बेसिक से डिफरेंस है। अब यहाँ पर कुछ स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। वे स्वतंत्रताएं क्या है, आप इनको एक बार यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे अगर मैं अरेस्ट की आपसे बात करता हूँ तो अरेस्ट की कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है? तो सबसे पहली शर्त बेटा यहाँ पर यह है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जाएंगे तो उसको कारण जानने का अधिकार है। आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाएंगे तो कारण जानने का अधिकार है और ये कारण के तौर पर आप दो चीजों को कंसीडर करते हैं। एक तो FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होनी चाहिए, या इसी के साथ में कोर्ट के द्वारा जारी किया गया कोई समन या कोर्ट के द्वारा जारी किया गया आदेश कि इस फला व्यक्ति को आप अरेस्ट करके लाइए। इनके लिए कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है वो। तो सबसे पहली चीज बेटा क्या है कि कारण आपको पता होना चाहिए। कारण आदेश होता है, या तो कोर्ट समन जारी करता है या FIR होती है, इसके बेसिस पर आपको अरेस्ट कर सकते हैं। और इसमें कॉज लिखा होगा कि ये व्यक्ति है, आप ये हैं और आपके द्वारा ये अपराध किया गया है, या आप पे ऐसे अपराध में शामिल होने के आरोप लगे हैं और इसीलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, पहली चीज कारण आपको बताना जरूरी है, पहला। अब दूसरा जो इसका प्रोविजन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये है कि जब आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो 24 जो आर है, इन 24 घंटे के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश करना बहुत जरूरी है। जो भी जिला न्यायालय है उस जिला न्यायालय में
जहां इनके खिलाफ अपराध एफआईआर फाइल की गई है या जिस कोर्ट से इनको आदेश आए उस जिला न्यायालय में 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना जरूरी है। अगर पेश नहीं करेंगे तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। और जो तीसरी बात बेटा यहाँ पे आती है वो ये है कि ये आप अपनी पसंद का कोई भी वकील, इनके द्वारा कोई भी लॉयर यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ जो मुद्दा है बेटा, मुद्दा कौन सा है? मुद्दा यही वाला है कि क्या जो प्रूफ है, क्या जो कारण है, इस कारण में डिजिटल कम्युनिकेशन को शामिल किया जा सकता है क्या? जैसे एफआईआर है, एफआईआर की कॉपी होगी, कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश की कॉपी होगी। क्या डिजिटल कम्युनिकेशन या डिजिटली तरीके से कोई आपको कम्युनिकेशन किया गया है, कोई मैसेज किया गया है, क्या वह एक प्रूफ के तौर पर यूज हो सकता है क्या उसको सब्सटेंशियल प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं क्या? इसी को लेकर बहस थी। तो अरेस्ट करने वाले व्यक्ति के 3 अधिकार है। इसी तरीके से डिटेंशन की भी कोई अधिकार है। जैसे आप किसी व्यक्ति को डिटेन करेंगे तो डिटेंशन का आधार बताना जरूरी नहीं है, लेकिन बाद में आप इसको बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अगर हिरासत में रखना है तो अधिकतम 90 डेज आप लोग रख सकते हैं, 90 दिन। और अगर इस अवधि को बढ़ाना है तो अवधि के लिए हाईकोर्ट लेवल का एक पैनल बनेगा और पैनल बनने के बाद फिर ये अवधि बढ़ेगी। उससे पहले आप अवधि नहीं बढ़ा सकते। जैसे सोनम वांगचुक जी जो हैं उनको डिटेन किया गया है, अरेस्ट नहीं किया गया है, वो न्यायिक हिरासत में है क्योंकि उनपे जो पीस है, जो शांति है और जो सिक्योरिटी है, इसको डिस्टर्ब करने के चार्जेस यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 22 जो है वो गिरफ्तारी के आधारों की बात करता है और इसमें गिरफ्तारी का एक आधार जो है वो एफआईआर और इसी के साथ में समन है जो कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। मुद्दा यही था कि क्या एक मैसेज आपको भेजा गया कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये व्यक्ति बोल रहा हूँ, आप पर ये आरोप है, हम आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, क्या मैसेज की बिना पर आपको अरेस्ट किया जा सकता है क्या? इसी का जवाब केरल हाईकोर्ट ने दिया है। क्या दिया है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब घटनाक्रम को समझो। देखो, मामला शमीम बनाब केरल राज्य है। ये केस याद रखना, शमीम बनाब केरल राज्य का इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है। घटना, आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। जो आरोपी है इसको जमानत यहाँ पे नहीं दी जा रही है, इसको बेल नहीं मिलेगी, है ना, इसको बेल नहीं मिलेगी। क्यों? विवाद क्या है? आरोपी का दावा था कि उसे गिरफ्तारी के कारण सही ढंग से नहीं बताए गए। उसका कहना यह है कि जो मुझे अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करते समय उसके कारण जानना मेरा मौलिक अधिकार है, लेकिन मुझे नहीं बताया गया और नहीं बताया गया है तो मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस बात को ध्यान रखना। फैसला क्या है? अदालत ने माना कि विशिष्ट परिस्थितियों में व्हाट्सएप के माध्यम से दी गई जानकारी पर्याप्त अनुपालन, सब्सटेंशियल कंप्लायंस के अंतर्गत मानी जाती है। ये जो भाई साहब हैं शमीम, ये कह रहे हैं कि आप अगर मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं दे रहे हो या समन नहीं दिखा रहे हो तो मुझे अरेस्ट करके मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो। जबकि संबंधित अधिकारी ने इनको व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज दिया था क्योंकि इन तक पहुंच पाना संभव नहीं था। विवाद यही था कि क्या वो जो व्हाट्सएप मैसेज है वो एफआईआर या समन के बराबर काम करेगा? बिल्कुल करेगा। यही केरला हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया है और उसने ये जो जमानत थी, जो बेल थी, इसको रिजेक्ट कर दिया है कि भाई व्हाट्सएप के माध्यम से अगर आपको अरेस्ट करने की इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसको सब्सटेंशियल कंप्लायंस के तौर पर मान सकते हैं। मतलब उचित आधार उसको माना जा सकता है किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने का। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो घटना का विवरण क्या है। तारीख है 22 नवंबर 2025। मुथंगा पुलिस चौक पोस्ट के पास आरोपी शमीम निवासी मल्लपुरम 33 वर्ष, बरामदगी 95.93 ग्राम MDMA सिंथेटिक ड्रग्स इनके यहाँ पे मिला। और आप सबको पता है कि आप किसी भी प्रकार के जो ड्रग पदार्थ होते हैं, जो मादक पदार्थ होते हैं, आप इन मादक पदार्थों का बिना लाइसेंस के किसी भी प्रकार का व्यापार, किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं कर सकते। तो जब इस व्यक्ति के पास जो मथुंगा चेक पोस्ट है, इनको अरेस्ट किया गया, कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। जो NDPS एक्ट है इसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया। बस गिरफ्तारी का जो मैसेज है, गिरफ्तारी का जो ऑर्डर है कि हम आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, ये गया एक व्हाट्सएप मैसेज के तौर पर। अब बेटा इस बात को समझने की कोशिश करना कि व्हाट्सएप के थ्रू जो मैसेज गया है वो गिरफ्तारी का आधार हो सकता है। तो ये हमको यहाँ पे एक क्लू देता है कि जो मैसेजेस हैं, आप इन मैसेजेस को
डिजिटल प्रूफ के तौर पे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कल आपने किसी को कोई मैसेज किया और उस मैसेज के आधार पर कोई एक्ट हो जाता है, कोई कार्रवाई हो जाती है, तो मैसेज बेटा बेस बन जाएगा कि आपके द्वारा ऐसा किया गया था, आप इसके गुनहगार हैं, वो उसका आधार बन जाएगा। तो व्हाट्सएप मैसेज को डिजिटल कम्युनिकेशन या डिजिटल जो सब्सटेंशियल कंप्लाइंस है उसका हिस्सा माना गया है केरला हाईकोर्ट के द्वारा, और इसी के आधार पर गिरफ्तारी से मना कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, बचाव पक्ष की दलील क्या है? द डिफेंडेंट्स आर्गुमेंट, मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, गिरफ्तारी के कारण लिखित में नहीं दिए गए और गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी आरोपी की समझ में आने वाली भाषा में नहीं दी गई, प्रक्रिया का पालन न होने के कारण गिरफ्तारी अवैध है और आरोपी जमानत का हकदार है। जमानत दे दो, फ्री कर दो, जिससे भाग जाऊं, मैं गायब हो जाऊं। बट कोर्ट ने यहाँ पे थोड़ी समझदारी दिखाई और समझदारी दिखाते हुए कोर्ट ने बहुत ही शानदार फैसला यहाँ पे सुनाया। अब देखो कानून क्या कहता है, व्हाट डज द लॉ सेज। संविधान का अनुच्छेद 22(1), गिरफ्तार व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना अनिवार्य है। जब किसी को अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो अरेस्ट करने के लिए जाने के समय या तो आप उसको एफआईआर की कॉपी देंगे या आप उसको जो समन है वो समन की कॉपी देंगे, क्योंकि जो आधार है वो रिटर्न में होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो यह जानकारी लिखित में होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। वीएनएसएस की धारा 47 क्या कहती है, भारतीय न्याय संहिता की, यह केवल औपचारिकता नहीं है बल्कि एक अनिवार्य वैधानिक अधिकार है। मतलब किसी व्यक्ति को जो अरेस्ट करने का आधार जानना ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, औपचारिकता नहीं है, ये किसी व्यक्ति का जानने का एक वैधानिक अधिकार है और किसी के अधिकार का उल्लंघन यहाँ पे नहीं कर सकते। अब आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि जो अगर मान लो कॉल करके बोला जाता, कॉल करके, तो ये वैलिड होता क्या? नहीं, ये वैलिड नहीं होता। जो मैसेज है बेटा, मैसेज कैसा गया है, मैसेज रिटर्न फॉर्म में है। तो यही तो नियम कहता है, आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहते हैं, आप उसको लिखित फॉर्म में बता दीजिए और मैसेज रिटर्न फॉर्म में है, तो मैसेज आपकी गिरफ्तारी का आधार बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अभियोजन पक्ष का जवाब क्या है, द प्रोसिक्यूशन रिप्लाई क्या है, आप इसको समझिए। रिश्तेदार का इनकार कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया, ठीक है, मैसेज भेजा गया और ये पर्याप्त अनुपालन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझो। पुलिस ने आरोपी के रिश्तेदार को फोन किया था, रिश्तेदार ने पुलिस स्टेशन आने में असमर्थता अनिच्छा जताई, मजबूरी में पुलिस ने गिरफ्तारी के कारण व्हाट्सएप के जरिए भेजे, अतः कानून का पर्याप्त अनुपालन यहाँ पे किया गया है। पुलिस ये कह रही है कि हमने उसके रिलेटिव्स को बुलाया था कि आप एक बार थाने आ जाइए। आप जैसे ही थाने आ जाते, मतलब जैसे ही अगर ये थाने आ जाते रिलेटिव, अब देखो उस व्यक्ति को तो नहीं बताएंगे फोन करके, भैया हम तुमको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, बधाई हो आपने ड्रग्स सेल करते पकड़े गए, आपको अवार्ड दिलाया जाएगा। किसी ना किसी रिलेटिव को कॉल करके बताया कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करने आ रहे हैं, इसने मना कर दिया। उस परिस्थिति में मैसेज कर दिया कि भैया ये काम, ये अपराध आपने किया है और इस अपराध के लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो कारण बताना जरूरी है और कारण यहाँ पे लिखित में बता दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब न्यायमूर्ति कौशर एडप्पा गत की टिप्पणी क्या है, जब रिश्तेदार ने पेश होने से इनकार कर दिया तो उसे व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया गया। मेरा विचार है कि यह कानून का पर्याप्त सब्सटेंशियल कंप्लाइंस है। ठीक है, ध्यान रखना, डिजिटल डिलीवरी वैध मानी गई है क्योंकि भौतिक डिलीवरी संभव यहाँ पे नहीं थी, मतलब उस व्यक्ति तक एफआईआर पहुंचाना संभव नहीं था, इसीलिए डिजिटल जो कम्युनिकेशन किया गया है उस डिजिटल कम्युनिकेशन को यहाँ पे आधार माना गया है। और केरला जो हाईकोर्ट है, इस केरला हाईकोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है। जमानत न मिलने का दूसरा बड़ा कारण क्या है, एनडीपीएस है ना, जो मादक पदार्थ और मनोरोग जो द्रव्य हैं, इन द्रव्यों का व्यापार आप कर रहे हैं, तो 95.93 ग्राम एमडीएमए पाया गया। श्रेणी वाणिज्यिक जो मात्रा है इसके आसपास, कमर्शियल क्वांटिटी। और एनडीपीएस की एक्ट की धारा 37, वाणिज्यिक मात्रा के मामले में जमानत मिलना अत्यंत कठिन है, नॉन बेलेबल है, अपराध की प्रकृति है, समाज के खिलाफ एक गंभीर अपराध है। अब किसी भी तरीके का मादक पदार्थ इतनी भारी मात्रा में लेके घूम रहे हैं, वो एक विस्फोटक बन सकता है, उसका यूज किसी के खिलाफ किया जा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा पदार्थ लेके आप घूम रहे हैं तो फिर ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। पहला सवाल ये था कि क्या वो प्रूफ माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि बेल नहीं मिलने का एक और कारण क्या है,
कारण है ये एनडीएमए जो इनके पदार्थ लेके घूम रहे हैं। अक्सर आप लोग देखना कि ये एनडीएमए का आप लोग एमडीएमए का आप लोग बार बार नाम सुनेंगे जब भी कोई ड्रग के केस में पकड़ा जाता है। तो ड्रग केस में ये पदार्थ आपको बार बार जरूर देखने को मिलेगा। ये वाइटिस कलर का एक पाउडर टाइप का पदार्थ होता है और ये बहुत ही नशीला पदार्थ है। इन जनरल आप इसको यूज कर सकते हैं ड्रग्स के तौर पर, ठीक है। तो ये वाणिज्यिक मात्रा में की उपलब्धि कारण इनको गिरफ्तारी यहाँ पे नहीं मिल रही। न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांत प्रिंसिपल एस्टेब्लिश, गिरफ्तारी के कारण लिखित में होने चाहिए, भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आरोपी समझ सके। यदि शुरुआत में मौखिक बताया गया है तो उचित समय के भीतर लिखित में देना अनिवार्य है और एनडीपीएस मामले में जब्त नशीले पदार्थ की मात्रा का उल्लेख करना अनिवार्य है। मतलब आपने मौखिक बता दिया है, लिखित में जरूर दीजिए, लिखित में जरूर दीजिए। और जो भी मटेरियल आपको मिला है उसकी मात्रा बताना भी यहाँ पर जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना। फैसला जमानत याचिका खारिज, प्रक्रियात्मक नियमों का पालन हुआ माना गया है। व्हाट्सएप के जरिए आरोपी के पास से नशीले पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा मिली है। परिणाम स्वरूप आरोपी को न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। जो न्यायिक हिरासत है इसमें ही इनको रहना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तकनीक बदल रही है और अदालतें अब डिजिटल संचार को कानूनी प्रमाण के रूप में मान्यता दे रही हैं, बशर्ते मंशा सही हो। गलत तरीके से उल्टे सीधे मैसेज भेजकर आप उनमें फंसाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ अदालत नहीं मानेगी। आपने सही मंशा से कोई भी काम किया है वहाँ अदालत इसको एक सब्सटेंशियल कंप्लाइंस के तौर पर मान लेगी और एक प्रूफ के तौर पर काम कर सकता है व्हाट्सएप का मैसेज, इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये पूरी कहानी आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ढेर सारे उपहार यहाँ पर हैं और ये ढेर सारे उपहार आपको कहाँ मिलेंगे। आप जैसे ही क्रोम को ओपन करेंगे या क्रोम को ओपन करके स्टडी आईक्यू आपने टाइप करना है और स्टडी आईक्यू आप जैसे ही टाइप करोगे ये पहली वेबसाइट आपको क्लिक करना है और इस पहली वेबसाइट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, यहाँ आपको ढेर सारे, है ना, यहाँ आपको ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक, ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं आप उस एग्जाम को यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी हिंदी को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ हमारे जो कोर्सेज हैं इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग GRS लाइव कोड और आपके फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।